स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम, इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो इसके पहले हम आपको बताएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये हमारे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। होता क्या है इलेक्ट्रोड प्रक्रम में? तो हमने मान के चलो कि यहाँ पर डेनियल सेल लिया है और सेल करता क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि एक पात्र लिया, जिस पात्र में हमने क्या ले लिया? ये ले लिया हमने जिंक सल्फेट का विलयन। किसका विलयन? जिंक सल्फेट का विलयन। एक पात्र में हमने लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन और एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसको आपस में साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से? साल्ट ब्रिज की सहायता से। तो ये हमारा क्या है? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में आपका KCl और K2SO4 का विलयन भरा होता है। KCl या K2SO4 का विलयन, KCl और K2SO4 का विलयन भरा होता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डला होता है, एक छड़ डली होती है जिंक की। किसकी छड़? जिंक की। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़। और इसका संबंध हम कर देते हैं आमीटर से। ये हमारा आमीटर। अब होता क्या है आप ये समझिए। ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये इलेक्ट्रोड करता है, इसको हम माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल। ये एनोड की तरह कार्य करता है ये वाला इलेक्ट्रोड, और ये कैथोड की तरह। और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। ये शॉर्टकट में बता रहे हैं हम, ये डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो ये एनोड है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो क्या होगा यहाँ पर? जो एनोड पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी हमारी जिंक से, क्या होगा? जिंक +2 बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कॉपर क्या कर लेगा? ले लेगा, और ये बना देगा हमारा कॉपर। ये क्या हो गया हमारा? ये कहाँ होगी ये अभिक्रिया? कैथोड पर। और ये क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जा रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक से जिंक ++ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किस तरफ? इस तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां से? यहां से यहां जा रहे हैं। तो धारा किस तरफ बहेगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है ना। तो धारा का, विद्युत धारा का प्रभाव ये रहेगा हमारा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखो चित्र बना है। ये पात्र है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। ये लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और ये देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ये देखो ये वाली डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रोड प्रभाव है। और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में, तो इस तरफ बहेगी। तो यहाँ पर, और ये है क्या? डेनियल सेल है। ये आप कक्षा 12 में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पर इन छड़ों को हमने किससे जोड़ा था? आमीटर से जोड़ा था। अब आप समझिए, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोड प्रक्रम कहते हैं। जो प्रोसेस हमने बताई है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड प्रक्रम कहते हैं। और ये क्या है? डेनियल सेल है, ये सेल का है आपका। अब एक बात सुनिए, हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं कि ये जो छड़ हैं, इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो हमने छड़ डाली ना, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़, तो इन छड़ों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यहाँ जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो इस इलेक्ट्रोड पर, तो इसको इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि अभिक्रिया में जो भी स्पीशीज भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रता इकाई हो, जो भी स्पीशीज अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यदि उनकी सांद्रता क्या हो? कंसंट्रेशन इकाई हो, और जो आपका
अभिक्रिया में यदि कोई गैस निकल रही है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है उसमें कोई गैस निकल रही है, तो उन गैस का दाब कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब, और अभिक्रिया का तापमान क्या हो, 298 केल्विन पर हो। तो फिर इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वापस सुनिए, हमने आपको ये इलेक्ट्रोड प्रक्रम की एक प्रोसेस बताई थी, और ये क्या था, एक डैनियल सेल था। फिर हमने कहा कि इन क्षणों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तब कहलाता है कि जब स्पीशीज जितनी भी अभिक्रिया में भाग ले रही हो उनकी सांद्रता इकाई हो। यदि अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है तो उस गैस का दाब 1 वायुमंडलीय होना चाहिए, और अभिक्रिया कितने तापमान पर संभव होनी चाहिए, 298 केल्विन तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब स्टैंडर्ड ताप, स्टैंडर्ड दाब और स्टैंडर्ड हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो जब सारी स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो, गैस का दाब 1 वायुमंडलीय हो, तापमान 298 केल्विन हो, तो हम इलेक्ट्रोड विभव को इलेक्ट्रोड विभव ना कह के मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये परिभाषा लिखना है आपको किताब से कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड क्या होती हैं, जो हमने छड़ डाली हैं, कॉपर और जिंक की छड़, उनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यदि अभिक्रिया की सारी स्पीशीज जो इकाई सांद्रता की हो, गैस का दाब 1 वायुमंडलीय हो, तापमान 298 केल्विन हो, तो हम इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। कितना वोल्ट होता है, 0 होता है। इसलिए हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी उपयोग करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कक्षा 12 में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी यूनिट है, उसमें आप ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0। तो अब इनका क्या किया, इन्होंने कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान लिखे हैं यहां पर ये, और ये घटता हुआ क्रम लिखा है इन्होंने। देखो हाइड्रोजन का कितना लिखा, 0। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव को एक सीक्वेंस में लिख दिया, और इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप यहां देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन का तो 0 है, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व हैं उनका मानक अपचयन विभव का मान कितना है, माइनस में, और हाइड्रोजन के ऊपर जो मानक अपचयन विभव हैं वो क्या है, हमारे प्लस में। और ये सीरीज हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप समझिए कि यहां पर जो अपचायक क्षमता है वो इस सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें कि जिन तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धनात्मक हैं, तो वो हाइड्रोजन से कम अपचायक होंगे, और जिनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा अपचायक होंगे, क्योंकि अपचायक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि मानक अपचयन विभव का मान यदि धनात्मक है तो कम अपचायक है, और यदि मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक है तो ज्यादा अपचायक है। और ये हाइड्रोजन का कितना होता है, 0। देखिए यहां पर लिखा है ई नॉट का मान ऋणात्मक होने का अर्थ है कि यह तत्व हाइड्रोजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है। यदि ई नॉट के मान क्या है, माइनस में, तो इसका अर्थ क्या है कि ये तत्व जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अपचायक हैं। और ई नॉट का मान धनात्मक होने का अर्थ है कि इनका हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अपचायक हैं। यदि ई नॉट के मान ये धनात्मक होंगे तो इसका अर्थ है कि ये हाइड्रोजन की तुलना में कम अपचायक हैं, और यदि ई नॉट का मान ऋणात्मक होगा तो ये हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अपचायक हैं। और देखो लिखा भी है साथ साथ कि इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं तथा सेलों के बारे में और अधिक विस्तार से आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कक्षा 12 में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है
वापस हम रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा आपको कि हम आपको पढ़ा रहे थे रिडॉक्स अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड है। और रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी, ऑक्सीकरण भी हो रहा, अपचयन भी हो रहा। तो एक पात्र लिया जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा और जिंक की छड़ डाली, दूसरा पात्र लिया जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा और कॉपर की छड़ डाली, और हमने इनको लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया। और लवण सेतु में हम KCl या K2SO4 डाल देते हैं। और ये हम KCl और लवण सेतु का उपयोग क्यों करते हैं? आवेश को संतुलित करने के लिए, ठीक है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है अपचयन। तो यहाँ पर जो एनोड पर होती है ये अभिक्रिया कि Zn+ से क्या बन गया, जिंक से क्या बन गया, Zn आयन, जिंक प्लस। तो अभी 0 थी ऑक्सीकरण संख्या, +2 हो गई, तो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यही इलेक्ट्रॉन निकल के इस दशा में चलते हैं और कॉपर उनको ले लेता है, कॉपर उनको ग्रहण कर लेता है और कॉपर +2 से कॉपर बन जाता है। अभी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और अब कितनी हो गई, 0। तो 2 की क्या हो गई, कमी। यहाँ एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। अब हमने आपको कहा कि ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए, जो छड़ डाली, इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और इलेक्ट्रोड के विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाने लगता है जब अभिक्रिया में अभिक्रिया की सभी स्पीसीज इकाई सांद्रता की हो और गैस का दाब एक वायुमंडलीय हो और तापमान 298 केल्विन हो, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर हमने कहा कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। कितना होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? 0। जबकि कुछ तत्वों का धनात्मक होता, कुछ का ऋणात्मक होता। तो एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जिनके लिए E0 का मान धनात्मक है वो हाइड्रोजन से कम अपचायक होते हैं और जिनके लिए E0 का मान ऋणात्मक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा अपचायक होते हैं। तो ये अपचायक क्षमता यहाँ बढ़ती है और ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घटती है।